अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को बिजली के बिल्स में 3 माह के लिए आर्जी रिलीफ दिया जा रहा है, मगर 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफा कर दिया गया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली सारिफिन को रिलीफ देने पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बजट में आम आदमी का ख्याल रखा गया है। अब वज़ीर आज़म का ये दावा कितना हकीकत पसंदाना है, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों के केस का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेगी या फिर दीगर सियासी जमातों को, और इस फैसले के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी हम माहिरीन की राय जानेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है और अदालत ने कहा कि भुट्टो मासूम थे जिन्हें गैर आइनी अदालतों ने सज़ा मौत दी है, जबकि सज़ा के लिए शाहिद भी नाकाफ़ी थे। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन करे हैं और अनवर रज़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रिजवान साहब आपसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हमने जो रिलीफ देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमने बजट को A to Z डिस्कस किया पिछले दिनों में, पिछले महीने में। हमें उसमें टैक्स रेवेन्यू का फोकस ज़्यादा नज़र आया, अवामी रिलीफ कम नज़र आया, लेकिन वो दावा यही करते हैं कि अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया। देखिए, ये काम होता है अपोजिशन का। जब बजट आता है तो अपोजिशन जो है वो उसके ऊपर तकरीर करती है और उसके एंटी अवाम जो पहलू होते हैं उनको सामने लेके आती है जी। अब अपोजिशन तो पड़ी रही कैदी नंबर 804 के पीछे। अपोजिशन ने जितनी तकरीर की हैं और मैंने वो बड़े गौर से सुनी, उसके अंदर सूडो टाइप की बातें थी कि जनाब ये बजट एंटी अवाम है, लेकिन जिस तरह टेक्निकली अपोजिशन लीडर को डाइसेक्ट करना चाहिए वो नहीं किया उन्होंने उस बजट का। और यही बात है कि शहबाज शरीफ को कहने का मौका मिला ये हमने किया है। देखिए, ये भी एक पॉजिटिव बात है कि बजट अप्रूव हो चुका, पार्लियामेंट की मोहर लग चुकी, सेनेट ने भी उसके ऊपर अपना इनपुट दे दिया। उसके बाद जो वजीर आजम हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या खिताब किया कौम से और बताया कि नहीं जनाब, हमें महसूस हुआ है कि ये लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ गया। अगरचे वो सोशल मीडिया का और मीडिया का बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ गया है और हम 200 लोगों के लिए पुरानी कीमत बहाल करते और 500 लोगों के लिए वो सोलर सूबाई हुकूमत देगी। मेरा ख्याल है कि ये अवाम की जीत है कि अवाम ने अपनी बात जो है वो पार्लियामेंट से बाला होके और मनवाई है उनसे, हुकूमत से। तो बहरहाल जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था वो हुकूमत ने किया है। अब रिलीफ वो दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं ये तो मार्केट तय करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ इस कीमत के बढ़ने का जो डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट जितना आना था वो आ चुका है। कीमतों में इजाफे हो चुके हैं और आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर कीमतों में इजाफा 100% हो, हुकूमत कोशिश करके उसे नीचे करने की कोशिश करे तो वो शायद 40-50% भी वो कीमतों में कमी नहीं कर पाती। तो वो तो हो चुका है, लेकिन ये एक अश्कशोई है, आंसू पूछने की बात है, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये इलेक्शन से बजट के दरमियान ही हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो सका। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया है। अब वो खुद एक तगदुआ करके देखा जाए तो नून लीग गवर्नमेंट में आई है, लेकिन हुकूमती दावे जो किए जा रहे थे इंतखाबी मुहिम के दौरान, उनमें अमल दरामद करने में ये हुकूमत नाकाम होती हुई हमें नज़र आ रही है। अभी फौरी तौर पर एक्शन तो उन्होंने लिया है, लेकिन ये अवामी रिलीफ के लिए नाकाफ़ी नहीं लग रहा। अच्छा, अब हम बातें कर रहे हैं दो, एक बजट की बात हो रही है और एक बिजली की बात हो रही है जी। बजट आम आदमी के लिए समझना बहुत गहरा होता है। मैं सिर्फ 3 फिगर जो है वो आपके सामने रखता हूं और फिर आपने फैसला करना है कि क्या विफाकी हुकूमत जो है वो किसी किस्म का रिलीफ दे भी सकती है या नहीं। देखिए, 17,000 अरब की एक अमाउंट आप लिख लीजिए जो हुकूमत, विफाकी हुकूमत की आमदन है 17,000 अरब, ये बजट में लिखा है।
उसमें से 7,000 अरब जो है वो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दे दिया, बाकी बचा 10,000 अरब। 10,000 अरब जो है वो सूद की मद में चला गया। अब विफाकी हुकूमत की जेब हो गई खाली। अब उससे तवक्को रखना कि वो कोई रिलीफ देगी, मेरे ख्याल है वो तवक्को रखने वाले की गलती होगी। विफाकी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, पैसा सारा बांट दिया गया है सूबों को और सूद की मद में चला गया जी। अब विफाकी हुकूमत चाहे वादे करती रहे, उसके पास माल नहीं। देखिए, माल के बगैर रिलीफ नहीं मिलता। सही। अगर माल नहीं है तो रिलीफ नहीं मिलेगी। यहाँ माल ही नहीं है तो रिलीफ की उम्मीद रखना, तवक्को रखना गलत है। अब आ जाए बिजली के ऊपर। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद सारे के सारे इख्तियार जो है वो सूबों के पास चले गए हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो विफाकी हुकूमत के पास है। अब आप अंदाजा कीजिए कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में 40% लाइन लॉसेज हैं, यानी कि 40% समझ लीजिए बिजली चोरी हो रही है। हम क्या चाह रहे हैं कि जो लोग 40% बिजली चोरी कर रहे हैं उनको रिलीफ दिया जाए जी। सिंध के अंदर जो सखर इलेक्ट्रिक है उसमें 35% लाइन लॉसेज हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि सारे पंजाब में, मैंने सारा पंजाब के बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको देखा है, वहां पे फैसलाबाद में 6% लाइन लॉसेज हैं, गुजरांवाले में कोई 6.3 है, मुल्तान में 12 हैं, लाहौर में 9 हैं और पेशावर में 40। अब आप क्या चाह रहे हैं? रिलीफ किसको मिलना है, जो बिजली चोरी कर रहा है या जो बिजली चोरी नहीं कर रहा है? पहले तो ये फैसला कर लें। जो बिजली चोरी नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है उसी को मिलना चाहिए। तो फिर तो पंजाब में मिलेगा, फिर केपी में और सिंध में तो नहीं मिलेगा। वहां पे तो 40% और 35% बिजली चोरी हो रही है। अच्छा, अब ये जो 40% पेशावर में हो रही है और 35% सखर में हो रही है, इसका बोझ जो है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर नहीं है, इसका बोझ जो है वो विफाकी हुकूमत के ऊपर है। अब अगर चोरी हो पेशावर में और चोरी हो सखर में और बोझ पड़े इस्लामाबाद के ऊपर। अच्छा, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसका पूरे पाकिस्तान में लाइन लॉसेस लोएस्ट है। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई में लाइन लॉसेस 5.2% है। तो सबसे ज्यादा जो रिलीफ है वो तो इस्लामाबाद के सार्फिन को मिलनी चाहिए। तो मकसद ये है कि जब तक 500 अरब रुपए की सालाना बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर बिजली चोरी होगी तो फिर रिलीफ मांगना या रिलीफ की तवक्को रखना वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। सवाल ये बनता है कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलके इस चोरी को खत्म कब करेंगी और क्या उन्होंने कोई प्रोग्राम या कोई मंसूबा, कोई हिकमत अमली बना रखी है कि वो दोनों मिलके इस चोरी को जब तक खत्म नहीं होगी रिलीफ मुमकिन नहीं है। ये सामने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे। ठीक है अनवर साहब, हमने देखा कि बिजली चोरी के खिलाफ बड़े सख्त इकदाम किए गए, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है पिछले साल के दिनों में, अभी भी वो चल रहा है या नहीं? एक तो वो ऑपरेशन नहीं चल रहा। पिछले दिनों में जब एफआईए और पुलिस की मदद से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हुकूमत की जो रेट भी कायम हुई थी और जो लाइन लॉसेस थे वो भी कम होते चले जा रहे थे। डॉक्टर साहब ने जो बात की, आप ये देखिए कि जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए रिलीफ है, और जो डॉक्टर साहब बिजली चोरी करते हैं वो बहुत ताकतवर बाअसर तबकात होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो वडेरे होते हैं, वो जागीरदार होते हैं, वो सनतकार होते हैं और बाअसर शख्सियात माशरे की होती हैं जो बिजली चोरी करती हैं। आम आदमी, गरीब आदमी तो बिजली कानून के खौफ से ऐसा करता ही नहीं है, और अगर कोई इक्का दुक्का होगा भी तो उनकी तादाद बहुत नहीं होगी, बड़ी कम होगी। लिहाजा 200 यूनिट तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया, चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ गरीब आदमी को तो इससे रिलीफ मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, जो दरमियाना तबका है जिसे उसके खिलाफ उसको बड़ा इससे फ़ायदा नहीं पहुंचा और उसे बेचारा वो तो पिस रहा है और वो शायद आगे भी पिसेगा। लेकिन चलिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है, उसको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल हालात हैं, हम जानते हैं। इस मुश्किल हालात में अगर कोई ताज़ा हवा का झोंका है तो एक पॉजिटिव चीज़ है। चलिए आवाम को इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो आपने की, मैं समझता हूं कि बिजली चोरों के खिलाफ वो ऑपरेशन जारी रहना चाहिए था जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। अगर वो जारी रहता तो हालात भी बेहतर होते। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को जहां रिलीफ देना है, ये देखिए 50 अरब रुपए जो हैं वो ये सब्सिडी है 200 यूनिट तक के लोगों के लिए जो गवर्नमेंट दे रही है। और कहाँ से दे रही है?
वो डेवलपमेंट फंड्स से कट लगा कर दे रहे हैं। इन्हीं डेवलपमेंट फंड्स पर हम बात करते हैं कि अगर ये फंड्स जो हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए जाएँ, बजाय कि आप कोई MNS MPs को जो मंसूबे देते हैं वो ख़त्म कर दीजिए। इस तरह के बड़े स्टेप्स लीजिए। आपने प्राइम मिनिस्टर बलोचिस्तान के, उन्होंने कहा 28,000 से ज़ायद जो किसान हैं हम उनको सोलर पर ट्यूबवेल को शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये अच्छे मंसूबे हैं। ये मुल्क भर में जो आपके डेवलपमेंट फंड्स हैं उन पर कट लगाइए, उनको बंद कीजिए इन 5 वर्ष के लिए। आप उनको इस तरह के फलाही जो मंसूबे हैं पूरे मुल्क में लोगों के लिए, वो वहाँ पर यूटिलाइज कीजिए उन फंड्स को। फिर तो आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और हुकूमत का भी कोई हाथ पटेगा और डेवलपमेंट की तरफ भी हम बढ़ेंगे और हालात भी बेहतर होंगे। ये वो रिलीफ है जो हकीकी मायनों में आम आदमी को मिलेगा। अदरवाइज तो फिर हालात करीब मजीद भी बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। अब आते हैं कि लैंड लाइसेंस और बिजली चोरी को रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें सोलर की तरफ जाना होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर स्टेप लिया है और वो इनिशिएटिव उनका बड़ा अच्छा है कि हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए। अगर हम सोलर की तरफ जाएंगे और IPPs के साथ जो मुआहदे हमारे आइंदा बरस शायद ख़त्म होने जा रहे हैं, अगर हम उनको ख़त्म कर दें या उनको दोबारा से आप कर लीजिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें फ़ायदा होगा। फिर तो बिजली के मामले में, तवानाई के मामले में हम रिलीफ दे सकेंगे आवाम को, अदरवाइज मुश्किल दिखाई देता है। और रही बात गवर्नमेंट की और इस बजट की आपने बात की थी, देखिए बजट के बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बेहतरी की तरफ जानी थी। आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत उस पर इनिशिएटिव ले रही है, स्टेप्स ले रही है, उठा रही है। वो हमने जो कहा था ना 100 डेज प्लान के बाद जो इनके इकदाम होंगे, अगर वो पॉजिटिव दिखाई दिए कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो हम बिल्कुल उसकी बात करेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर नहीं दिए गए तो हम डेफिनेटली उस पर तनकीद भी करेंगे और तनकीद का मकसद होगा कि गवर्नमेंट की तवज्जो उसकी तरफ दिलवाई जा सके। ठीक है रज़ी साहब, अभी अनवर रज़ा साहब ने जिस पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है वो ये कि ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएं हुकूमत की जानिब से जिनसे आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलना चाहिए। 200 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो 200 से जो नीचे के सारिफीन हैं उनको तो फ़ायदा होगा, उनके लिए तो रिलीफ होगा, लेकिन 200 से ऊपर वालों से ये जो है वो फ़ायदा लिया जाएगा इससे पहले और उनके यूनिट्स की कीमत बढ़ाई जाएगी और फिर 200 से जो नीचे वाले हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। तो 200 से ऊपर वाले लोग तो बेचारे मर जाएंगे। नहीं, मर नहीं जाएंगे, वो जिंदा रहेंगी, क्योंकि वो जिंदा रहेंगी तो वो बिल देंगे। पहली बात देखिए, एक बात जो है जो कि हमें पूरे सिस्टम को, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसको देखने की जरूरत है, डाइसेक्ट करने की जरूरत है। और वो बात ये है कि ये जो चोरी है बिजली की, इसको सपोर्ट कौन करता है, ये कवर कौन प्रोवाइड करता है? बोर्ड्स, जो लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो मेपको का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो हेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यही करते हैं ना उसको मॉनिटर। बिल्कुल। इन बोर्ड के अंदर लोग कहाँ से आते हैं? इन बोर्ड के अंदर लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमतें नामजद करती हैं। सिंध के अंदर जो तीनों बोर्ड है, तीनों के अंदर जो लोग हैं वो कौन है, जरा उनके नाम निकलवा के देख लीजिए। वो किनके फ्रंटमैन है, जरा ये भी देख लीजिए। पंजाब के अंदर हर गवर्नमेंट आती है और आते ही बोर्ड की रिकॉन्स्टिट्यूशन करती है, लेकिन बोर्ड पे जो लोग आते हैं वो कौन है? इस तरह तमाम मुल्क के अंदर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके बोर्ड के ऊपर जो लोग हैं, असल में खराबी वहां से शुरू होती है। वहां पे अपने इंटरेस्ट के लिए, यानी एक बंदा मेपको का डिफॉल्टर होता है, उसको आप बोर्ड पे नामजद कर देते हैं। ठीक। और जब आप उसको बोर्ड पे नामजद करते हैं, वो सबसे पहले आके अपना डिफॉल्ट क्लियर करता है और कहता है कि जनाब 2.25 अरब रुपया मैंने नहीं देना मेपको का, मुझे मेपको ने 80 करोड़ रुपया देना है, क्योंकि मैं बिजली बना के मेपको को सप्लाई करता रहा हूँ। यानी वो आते ही 2.5 अरब रुपए में पड़ जाता है और उसको बोर्ड का मेंबर नामजद कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा इस हवाले से, और ये बाय द वे ये सूबाई हुकूमतें करती, सिंध के अंदर तमाम बोर्ड जो है उनके अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने लोग लगाए हुए हैं। तो वो बोर्ड के मेंबर जो है KPK के अंदर, KP हुकूमत ने इन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर अपने लोग लगाए हुए हैं। तो जब वो अपने लोग लगाती हैं सूबाई हुकूमतें, तो फिर चोरी का जवाब भी दें कि चोरी क्यों होती है और क्यों उनके जो नॉमिनेटेड लोग जो हैं वो बोर्ड में बैठ के मौसर पॉलिसी नहीं बना पाते। पहली तो बात ये है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने और मेरे भाई अनवर रजा ने इस पहलू पे बात नहीं की, तो मैंने कहा मैं ये पहलू भी उजागर कर दूं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। जी, अभी डॉक्टर साहब से ये चीज़ पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, वजारत दाखिला की जानिब से जो ओवर बिलिंग का नोटिस लिया गया, तो अभी अगर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो इजाफी जो बिल्स लिए गए हैं वो वापस किए जाते हैं, तो किस तरह से कार्रवाई होगी, कौन ही कार्रवाई करेगा?
देखिए, एक तो रिजवान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बोर्ड्स के मेंबर जो हैं वो लगाती हैं, तैनाती उसकी तरफ से होती है। इसका मतलब तो ये है कि जो फैसलाबाद का बोर्ड है, जो इस्लामाबाद का बोर्ड है, जो गुजरांवाला का बोर्ड है, जो मुल्तान का बोर्ड है, जो लाहौर का बोर्ड है, वहां पे तो लाइन लॉसेस पूरे मुल्क में सबसे कम है। इसका मतलब वहां के बोर्ड के मेंबर जो हैं वो ठीक तैनात किए गए हैं। असल इशू जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में है। चलें सर, 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हो सकता है वहां के लोग कुछ अच्छे हों। नहीं तो फिर वहां पे 40% चोरी क्यों हो रही है और सखर में 35% चोरी क्यों हो रही है? इस्लामाबाद में सिर्फ 5% क्यों है? अगर बोर्ड मेंबर्स का ये काम है तो जो बोर्ड लगे हैं पंजाब के अंदर वहां पे तो लाइन लॉसेस सबसे कम है। पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात एक मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, अनवर रजा साहब ने कहा कि सनतकार जो हैं वो बिजली चोरी कर रहे हैं। देखिए, अमलन जमीनी हकीकत ये है कि सनती शहर जो हैं वो फैसलाबाद है, वो लाहौर है, वो गुजरांवाला है, वो मुल्तान है, ये सनत के शहर, सनती शहर। और यहाँ पे जो लाइन लॉसेस हैं वो तो 5, 6, 7% है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सनतकार जो हैं या जो सनती शहर है वहां पे तो लाइन लॉसेस बहुत कम है। तो इसका मतलब सनतकार जो हैं वो तो चोरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, चोरी तो सखर में हो रही है, सखर में तो कोई ज्यादा सनत नहीं लगी हुई है जी। और चोरी तो पेशावर में हो रही है। पेशावर में तो कोई इतना बड़ा सनती जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कहना कि सनतकार चोरी कर रहे हैं, मेरे ख्याल है जो डेटा है, जो अदाद-ओ-शुमार है, वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। अब विफाकी हुकूमत का इन्फोर्समेंट करना कि वो बिजली को कैसे रोकेंगे, पेशावर में बिजली की चोरी को कैसे रोकेंगे, सखर में बिजली की चोरी को कैसे रोकेंगे, वहां पे तो आपके पास प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। तो जब तक ये मिल के विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिल के ये काम नहीं करेंगी, और फिर अभी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं वो तो खुद से चले जाते हैं ग्रिड स्टेशन में, और जहां पे वहां पे खुद से ग्रिड स्टेशन को ऑन कर देते हैं जी। तो जहां पे सबसे ज्यादा चोरी हो रही है उसी सूबे का जो वजीर आला है वो वहां पहुंच के ग्रिड स्टेशन को ऑन कर देता है। तो यहाँ विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में जो इख्तलाफ नजर आने लगता है सियासी बुनियाद के ऊपर, तो दोबारा से सियासी इख्तलाफात के नतीजे में मुल्क को बहुत बड़ा माशी नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे मईशत और सियासत को जब तक अलग अलग नहीं किया जाएगा तो ये बिजली का शोबा जो है ये भी सीधी डायरेक्शन में नहीं चल पाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मईशत सियासत को अलग अलग करना होगा, वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर बिजली चोरी को रोकना होगा और इसके खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक। बात करेंगे हम फाइनली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीटों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर भट्टी, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आज के रिमार्क्स तो आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो क्या लगता है आपको ये सीटें मिल जाएंगी सुन्नी इत्तेहाद को या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज के जो केस में रिमार्क्स मुख्तलिफ जजेस ने दिए या लोगों ने दिए, मैं समझता हूँ कि रिमार्क्स से कुछ शायद फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। ये मैटर जब सब जुडिस होते हैं तो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है जब आर्गूमेंट आ रहे होते हैं तो कोर्ट्स की क्यूरीज होती हैं, और जब कोर्ट क्यूरी करती है तो सवाल जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से पूछे जाते हैं जजेस से, ताकि वो इनकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको क्लैरिटी हो कि किस जो है पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है आप कोई भी चीज़ वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं। यकीनी बात है कि ये एक बहुत पाकिस्तान की तारीख़ में एक यूनिक केस है और पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक मैं समझता हूँ कि एक इट विल टेक टर्न, जुडिशल हिस्ट्री जो है एक लेगी इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी। आप देखेंगे कि इसके बाद जो है पार्लियामान का काम जो है वो बड़ा एक्टिवली शुरू हो जाएगा अगर गवर्नमेंट की साइड पे चीज़ें होती हैं। तो अगर दूसरी साइड पे होता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े नए सवालात जो हैं वो जन्म लेंगे और बड़ी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। और अल्टीमेटली आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जुडिशल हिस्ट्री के जितने भी इस तरह के चीदा फैसले हैं
सही। उससे हमेशा ये हुआ है कि मुल्क के मुस्तकबिल पे उसके बड़े गहरे असरात होते हैं, और इस जजमेंट के भी असरात जो है पाकिस्तान की जो कौम है उसके ऊपर और उसके मुस्तकबिल से जुड़े हुए कई सवालात जो हैं उन पे बड़े गहरे असरात होंगे। ठीक है सर, जजेस पर दबाव बढ़ाने के लिए जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरह की मनफी कंपेन्स चलाए जाते हैं, इस पर बड़ा सख्त नोटिस लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, नॉर्मली तो पूरी दुनिया में जो जुडिशल नॉर्म्स हैं उसमें तो जजेस जो हैं वो दे आर नॉट सपोज टू लिसन इवन न्यूज़ और न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ते, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं देखते, अखबारात टीवी नहीं देखते जजेस, इसलिए उनके ताकि वो अपने उनके जो फैसले हैं उन फैसलों को करते हुए वो किसी खबर से या किसी सोशल मीडिया से या किसी प्रेशर से, किसी तरह की किसी दबाव से वो प्रेजुडिस ना हो। इसलिए मैं नहीं समझता कि जजेस को इस बात पे ऊपर कोई दबाव होना चाहिए। यकीनी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बड़ी कोई पाकिस्तान में अदालत नहीं है, और हम तवक्को करते हैं कि जजेस जो हैं वो किसी सोशल मीडिया के प्रेशर से या किसी चीज़ से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो फैसला करेंगे, और वो पाकिस्तान के कानून की और आइन की तशरीह करते हुए सारी चीज़ों को मरूज़ खातर रखेंगे। वो इंसाफ भी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस फैसले के इम्पैक्ट जो हैं फ्यूचर में पाकिस्तान की कौम पे और इस मुल्क के ऊपर कैसे होंगे। ठीक, अनवर साहब, एक बार फिर से आपका तज्जिया जो है वो दरकार है। मखसूस सीटों का केस है, फैसले की मुल्की सियासत पर किस तरह के असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, आज तो फैसला महफूज कर लिया गया है 13 रुकनी जो लार्जर बेंच था उसकी तरफ से। आप देखिए कि जो आज़ाद उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे, उसके बाद एप्लीकेशन जो थी वो इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, जो कि इंटरटेन नहीं की जा सकती। आइन के आर्टिकल 51(6)D के तहत वो सियासी जमात के ज़ुमरे में नहीं आते। एक बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ा, और ना तो कौमी और ना ही सूबाई असम्बली की कोई नशिस्त उन्होंने जीती बतौर सियासी जमात, चूँकि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। PTI का जो PTI ने एक सियासी जमात की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वो भी एलिजिबल नहीं है। अब इस फैसले के दो पहलू हैं। अगर तो ये फैसला माजी की बुनियाद पर देखा जाए कि 2002 से 2018 तक की एक जजमेंट मौजूद है कि तनासुब के हिसाब से सियासी जमातों में ये तकसीम की गई खाली नशिस्त, ये जो नशिस्तें थी इस तरह के मुतनाज़ा, कि अगर तो वो देखा जाए तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ये भी दे सकता है। और अगर हम इन नशिस्तों को सुप्रीम कोर्ट खाली रखने का फैसला करता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी इससे, और ना नशिस्तें वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो खाली अगर रखी जाती हैं तो उससे अगर वो खाली होगी, वो नशिस्तें खाली होंगी। लेकिन अगर PTI का जो आर्गूमेंट है जो उनके वकला ने दिया उसको सुप्रीम कोर्ट बाय करे कि ऐवान को मुकम्मल करना है, तो फिर ये नशिस्तें जो हैं उस आर्गूमेंट की बुनियाद पर तमाम सियासी जमातों को तनासुब के हिसाब से तकसीम की जा सकती हैं। अदरवाइज ये खाली रहेंगी। खाली रहने से अगर ये फैसला आता है खाली रहने का, तो फिर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी और उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिजवान सर, आपको क्या लगता है कि आज के रिमार्क्स से डॉक्टर फ़ारूक सलीम से जानने की कोशिश करते हैं कि सर आपको क्या लगता है आज के रिमार्क्स से क्या सामने आया? देखिए, कानून और आईनी नुकात के ऊपर मैं कोई माहिराना राय तो नहीं दे सकता हूँ। भट्टी साहब की मौजूदगी का फैसला, अगर मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, अगर एक दो चीजें उनसे पूछ लें। भट्टी साहब ये फरमाइए कि पिछले 53 सालों में कोई 12 इलेक्शंस करवाए हैं, और ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला इस इलेक्शन के नतीजे में 2024 के इलेक्शन के नतीजे में सामने आया है, क्या ये कानून और आइन बनाने वालों ने सोचा था कि इस किस्म का कोई मसला सामने आ सकता है? और दूसरा ये कि क्या ये वाकई में कोई अदालती सवाल है, आईनी सवाल है, या ये सियासी सवाल? देखिए जी, बात यह है कि रिजर्व सीट्स का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक यूनिक केस है। इससे पहले इस तरह का कोई केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस तरह से नहीं आया कि, और उसके जो इम्पैक्ट आने वाले जो कल को उसके असरात होंगे वो भी कभी इससे पहले हमने जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा जी। तो जो भी इसमें सूरत हाल होगी, अल्टीमेटली जो है वो जो है उसका जो इलेक्टोरल है पूरा, उसका सिस्टम तो पूरा होना है। सीट्स तो अल्टीमेटली जो है वो रहनी है, वो जिस तरह से भी हैं,
वो यकीनी बात है, हम ये समझते हैं कि ये रहेंगी। और जो उसके असरात हैं, जैसा कि कई लोगों का ये भी गुमान है कि ये गवर्नमेंट को अगर मिलेंगी तो उससे 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, और 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो है शायद बहुत ज़्यादा आइनी तरमीम आएंगी और बहुत ज़्यादा कवानीन जो हैं वो उनके मसवदे पेंडिंग पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा कानून साजी होगी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने जो तरक्की की है वो हमेशा जो है वो कानून साजी और उसके बेहतर पहलुओं की वजह से, और आइनी तरमीम भी, जैसा कि पहले भी जितनी भी आइनी तरमीम आई हैं वो वक्त की रिक्वायरमेंट थी उसके तहत आई हैं। अगर 2/3 मेजॉरिटी आती है तो यकीनी बात है हुकूमत जो है वो देखेगी कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात हैं, कौन कौन से इम्पेडिमेंट हैं, पॉलिटिकल हों, वो बेशक इकनॉमिक हों या जमहूरी हों, वो सारी चीज़ों को उसको उनकी प्रायोरिटी में शामिल होगा कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल जो है इसके ऊपर वो काम करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर जो है फिर बहुत बड़ा एक बहरान की सूरत हाल पैदा होगी, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के अंदर उस बहरान को भी कवर करेगी और इस लिहाज से जजमेंट देगी जिससे कोई चीज़ें जो हैं वो रह ना जाएं। यकीनी बात है कि एक लंबा टाइम केस चला और बड़े फाजल वकला जो हैं उनकी बड़ी जो बेटर एक असिस्टेंस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने बड़ी मुफस्सल अंदाज में अपने आर्गूमेंट किए और आइन की तशरीह करते हुए जजेस को ये सारी चीज़ें वो सामने रखेंगे कि उसमें पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री को भी सामने रखेंगे, आने वाले उसके जो असरात हैं उनको भी सामने रखेंगे, पाकिस्तानी कौम और उसका जो मुआशी सियासी मुस्तकबिल है उसको भी सामने रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस जजमेंट के अंदर कवर करेगी, और उससे ये होगा कि अल्टीमेटली जो है एक यकीनी बात है कि एक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ चीज़ें जाएंगी। ठीक है सर, एक अहम फैसले का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर, और जिसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया है। क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है वो हम सारे कहते हैं मिल के कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है पाकिस्तान की जो हमारी अदलिया की तारीख़ है उसके ऊपर एक शाह धब्बा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से रीओपन करके कोशिश की कि वो जो है ना रहे। ये चीज़ जो है पाकिस्तान की तारीख़ में ये आए कि एक बावकार जब अदलिया को मौका मिला तो उन्होंने उस धब्बे को धोया। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी बाकी हैं कि आप देखें कि इस वक्त जो है जो हो रहा है वो भी सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर जिसको करार दिया जाता है उसके बाद आप देखें कि हर रोज़ जो है यहाँ हकूक़, लोगों के जो हकूक़ हैं उनका मर्डर हो रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उनको पामाल किया जा रहा है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही काम है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इसी तरह से जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जमहूर का गला घोंटा जा रहा है। ये भी मैं समझता हूँ जमहूरियत की जो एक प्रोटेक्शन है और जमहूरियत की जो एक रेस्ट्रेशन है ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ुम्मे है, चूँकि ये भी आइन का हिस्सा है। इसी तरह से जो पाकिस्तान में जो एक आज़ाद आवाज़ें हैं, जैसा कि आपके मीडिया का जो है वो मुख्तलिफ़ क़वानीन साजी के ज़रिए मीडिया को जो है वो उसकी आज़ादी के ऊपर जो है एक कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है आइन का हिस्सा है। ये प्रोटेक्शन भी अदलिया ने ही करनी है, आला अदलिया ने करनी है। इसी तरह से जो हमारे वकला हैं, जो सोसाइटी का चेहरा हैं, जिन्होंने हमेशा जो है रूल ऑफ लॉ की बात की, जिन्होंने हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, इस मुल्क में आज़ाद अदलिया की बात की, तो इस आवाज़ को भी आपको पता है कि दबाया जा रहा है। इसको वकला की यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है और वकला को जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है ताकि इस मुल्क में आज़ाद अदलिया की बात ना कर सकें, जमहूरियत की बात ना कर सकें और आइन की जो एक बालादस्ती है दस्तूर की उसके हवाले से बात ना कर सकें। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो हमारी जो ज़िम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के बाद आज ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर अदलिया ये समझती है कि हमने
अपने जो है इस दाग को धोना है तो उनको जो मौजूदा सूरत हाल है उसको कवर करना पड़ेगा, जो मौजूदा सिचुएशन है उसको जो है वो कवर करना पड़ेगा और तमाम जो है चीज़ें हैं आइन की बालादस्ती को कायम करना पड़ेगा और कानून की हुक्मरानी को कायम करना पड़ेगा। तो उससे ये होगा कि पता चलेगा कि आज की अदलिया और उस वक्त की जो अदलिया है वो एंटायरली डिफरेंट थी और आज जो है एक आज़ाद अदलिया और आज़ाद मंश बाज़मीर अदलिया मौजूद है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अभी मज़ीद जदोजहद की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अनवर साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह का भी कानून साजी जिस तरह की भी करना चाहती है, अदलिया को चाहिए कि इसकी मंजूरी दे दे। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया से मुतालिक जो कानूनी फील्ड में मौजूद हैं उनमें कोई दम नहीं है। सहाफ़ियों पर भी पाबंदी लगी है, मीडिया पर भी कुछ चीज़ें इस तरह की आयद करने की कोशिश की जा रही है। एक्स के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वज़ारत दाखिला ने कहा है कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा है एक्स। क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब में एक हत्या के इज्जत का कानून जो है वो उसमें अमेंडमेंट की और लाया गया और उसमें हमें जो एतराज़ था, हमने कहा कि आप सहाफ़ती तंजीमों से और जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर पंजाब हुकूमत उनसे डिस्कस करती, मुशावरत करती और उसके बाद वो कानून ले आती तो हमें कोई एतराज़ ना होता। इसी तरह वफाक में ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पर बड़ी बेरा रवी है और जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है। इस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन उससे कबल आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनसे आपको डेलिब्रेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप इस तरह इस कानून को ले आए तो उसको कोई भी स्टेक होल्डर तस्लीम नहीं करेगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती है, हमने देखा कि पैका का जो ऑर्डिनेंस था उसमें जो पीटीए ने तरमीम की, उस वक्त भी इन्होंने उस तरमीम के खिलाफ बात की। हालांकि ये कानून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद लेकर आई थी। इसलिए मुल्क में कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। और अगर आप सोशल मीडिया पर को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल से मेरी मुराद ये है कि बेरा रवी को रोकना चाहते हैं और सच वहाँ पर आना चाहिए, तो बिल्कुल इसके लिए कोई एक अथॉरिटी कायम करनी चाहिए। लेकिन उस अथॉरिटी से कबल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लीजिए, ताकि ये तासुर ना जाए कि आप सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करना चाहते हैं। अब एक्स को बंद करके मुझे बताइए आपने क्या हासिल कर लिया है? कि कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की हद तक गवर्नमेंट को तज़हीक हुई ना हुकूमत की कि उन्होंने एक्स को बंद किया। देखिए, आप जो सोशल ऐप्स हैं उनको बंद करने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आप उनके लिए लेजिस्लेशन कीजिए, लेजिस्लेटर्स का काम भी यही है, लेकिन उसके लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ज़रूर लाइए। हम भी चाहते हैं कि मादर पितर आज़ादी ना हो, लेकिन आप आज़ादी इज़हार राय पर इस तरह कतगन भी नहीं लगा सकते। उसके लिए भी आपको सोचना होगा, समझना होगा। क्या आप अगर किसी के बारे में कोई हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को डरने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप किसी पर बिला वजह कोई इल्ज़ाम आयद करते हैं, उस इल्ज़ाम के एवज जिसकी इज्जत जाती है, अगर जिसने ये इल्ज़ाम आयद किया उसको भी इस सज़ा के कानून के कटहरे में आना चाहिए। ये भी कानून है, होना चाहिए। देखिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अगर सोशल मीडिया अथॉरिटी कायम करनी है, सोशल मीडिया पर बेरा रवी को रोकना है, तो उसके लिए ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स जो है। अनवर साहब, मुनीर साहब से पूछ लेते हैं कि सर सोशल मीडिया पर जो कानून साजी की बात अभी कर रहे हैं हम, ये भी कहा अनवर साहब ने कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद इस तरह के जो हैं फैसले सामने आने चाहिए कि आज़ादी इज़हार राय पर कितनी पाबंदी लगानी है। हद के इज़्ज़त की बात की, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई, कहा जा रहा था मुशावरत होगी लेकिन नहीं की गई। आप क्या कहते हैं? जी देखिए, बात यह है कि जो कानून साजी का अमल है उसमें तो आपकी बिल्कुल मैं बात से एग्री करता हूँ कि कभी भी कोई कानून साजी जो है उस वक्त तक आप इम्प्लीमेंटेबल उसको नहीं बना सकते जब तक उसके रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे मशावरत नहीं करते, आप उनको ऑन बोर्ड नहीं करते, उनसे टेक्निकलिटीज़ उनके साथ डिस्कस नहीं करते और उनसे फीडबैक नहीं लेते कि इसका अगर इस तरह की लेजिस्लेशन होती है तो उसके क्या असरात होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मुकन्ना है जिसका काम कानून साजी है वो उसकी प्रायोरिटी में कभी ये शामिल ही नहीं रहा। कभी हमने नहीं ये देखा कि जो पार्लिमान है उसके अंदर जो है कभी किसी कानून के ऊपर बहस हो रही हो, कभी किसी जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर जो डेलिब्रेशन हो रही हो और कोई जो मुकन्ना के लोग हैं, पार्लिमान के जो लोग हैं वो इस तरह से अपना विजडम जो है उसके ऊपर अपना अप्लाई कर रहे हों और रेलेवेंट जो लोग हैं जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के उन लोगों को कभी ऑन बोर्ड किया हो, उनकी कभी राय ली हो और उसके बाद एक जामिया और एक जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो उसका ड्राफ्ट तैयार किया हो कभी भी लॉ का। अनफॉर्चुनेटली हमारी असेंबलीज़ के अंदर जो है एक लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट है जो उसको एक
कोई सीनियर ऑफिसर जो है उसको हेड कर रहा होता है, और गवर्नमेंट को जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है अचानक से किसी सोशल प्रेशर के ऊपर या कोई हादसा सामने हो जाता है या इंटरनेशनल को प्रेशर होता है किसी इशू के ऊपर, तो वो यकायक जो है वो गवर्नमेंट जो है उसकी ठीक है सर, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। मुनीर भट्टी सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कानून साजी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।